90% यही होता है कि सब टीचर वही पढ़ाता है जो वो खुद जानता है। पढ़ाते हैं आप आर्ट, करते भी हैं आप आर्ट। पढ़ाने और करने, सिखाने और करने में कितना अंतर महसूस होता है? तो आप कहीं जैसे कहीं घूमने जाते तो आपके दिमाग में यही सब रहता होगा कि मैं इसको जाके अभी अपने हिसाब से नरेट कर दूंगा अपनी आर्ट के थ्रू। मैं बोलते हैं यार तय कर लो ना, जब देखो ना क्या कर सकते हो, क्या है तुमको आसान, क्या है चोरी करना आसान है, कर लो। हमारी एक पेंटिंग थी मूनलाइट, तो वो 65 लाख ऐसा तो आएगा, आज नहीं आएगा तो 4 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा, जितना आएगा उतने में हम खुश हैं। So do you think कि every artist is somewhere connected to the entire nature, entire universe? यस, एकदम 100% ट्रू। जो रियल सेंस में देखिए आर्ट जो एक लाइफ है, लाइफ स्टाइल। हम हमेशा ये कहते हैं आर्ट इज अ लाइफ स्टाइल। वो लगता है ये प्रोडक्शन है या हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, नथिंग, इट इज़ माई लाइफ स्टाइल। आपने मुझे देखा हो कि मैं अपने कपड़े पे भी बना लेता हूँ, सब मैं कर लेता हूँ, इसीलिए कर लेता हूँ कि दिस इज माई लाइफ स्टाइल। सुबह उठता हूँ तो ये करता हूँ, तो ये जैसे जैसे आप करोगे, वन स्टेप बाय वन स्टेप, एक किया वहाँ से ये दिखा नहीं, यहाँ तो ये नहीं ठीक है, ये ठीक है, तो ये बाय वन स्टेप आता है। पहले से जो प्लान होते हैं वो फिर कॉपी हमारे साथ, हम उसको फिर कहते हैं कॉपी। एक बार हमने प्लान कर लिया ये बनाएंगे, जब हम उसको कर देंगे तो मेरे हिसाब से वो कॉपी है, क्योंकि एक बार तो बना दिया ना, अब उसकी कॉपी तो सेकंड कॉपी हो गई ना। तो इसको इस नज़रिए से देखिए, तो फिर कभी नहीं। अर्ली डेज में हमने भी किया, जब हम सीख रहे थे या जब हम ग्रो कर रहे थे, तो हमने भी छोटी छोटी बातें करी थी कि ऐसा करें, क्योंकि एक तरीका है आर्ट का आगे बढ़ने का, तो करना पड़ता है। लेकिन जब हम करने लगे, जैसे इतना बड़ा कैनवस मुझे मिलता है, ब्लैंक मिलता है, उस समय हम भी ब्लैंक होते हैं, लेकिन जब हम इससे कनेक्ट होते हैं 2 4 5 कलर लगाने के बाद, तब हमारा रिएक्शन शुरू होता है और तब हम उसमें काम करने लग जाते हैं। आपके फेवरेट आर्टिस्ट कौन है? पिकासो को मैं बहुत लाइक करता हूँ बचपन से और आज तक। क्या है पिकासो में जो किसी के पास? पिकासो के अंदर बहुत एनर्जी थी, ही इज़ अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन। हुसैन अनदर पर्सन, उसके पास एनर्जी थी, मतलब एक होता ना काम करने की जो एनर्जी है, सो वही उसको मुझे प्रभावित, मुझे उसका काम से कुछ लेना देना नहीं था, उसकी जो एनर्जी थी। 24/7 वो आदमी आर्ट के लिए वर्क कर रहा था। तो मतलब आप ये समझिए, सोते खाते जागते उसके ख्वाब ही आर्ट होते थे। तो वो दैट एनर्जी वो मुझे हमेशा से प्रभावित। क्या हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आर्टिस्ट को कि हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है और हर यूनिकनेस को वो अपने नजर से दिखाना चाह रहा है दुनिया को, और हर व्यक्ति के पास एक कहानी है, उस कहानी को वो अपनी आर्ट के थ्रू बयान लेकिन कितने लोग संभाल पाते हैं अपनी यूनिक उसको, ये एक सवाल बहुत बड़ा है। कितने लोग अपनी वो अपनी यूनिकनेस को संभाल पाते हैं? हर आदमी एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो जाता है, वो लगता है और मैं भी 2 करोड़ कमा लूँ, यही करके कमा लूँ, तो वो यूनिकनेस उसकी खत्म हो जाती है। फोकस यूनिकनेस को देखने में है ही नहीं। फोकस तो ये है कि संसार में कैसे हम आगे बढ़ जाएं, और एक आर्टिस्ट का भी ये नहीं देखता, उसका कोई कंपटीशन ही नहीं। हमारा कंपटीशन नहीं। देखिए मैंने बताया ना कि हमको क्या चाहिए, 40 साल पढ़ाया बढ़िया से, गाड़ी में घूम रहे हैं, बढ़िया सैलरी मिल रही थी, ईमानदारी से पढ़ा रहे थे। तब बहुत ज़्यादा मैंने पेंट नहीं किया, हालांकि उस समय में मेरी जो बाकी जगह अवार्ड्स और ये इस दुनिया में मेरा पूरा मैं छाया हुआ था, लेकिन वो पढ़ाने से ज़्यादा और कुछ सुख नहीं था। अब मैं जो कर रहा हूँ पिछले 10 सालों से, मतलब 19 के बाद से, अब मुझे ज़्यादा लगता है कि नहीं, अब यार ये सब बेकार है, ये सब बेअर्थी मामला था। इस पहले ही अगर ये मुझे समझ आ गई होती तो मैं कितना काम कर चुका होता। पढ़ाते हैं आप आर्ट, करते भी हैं आप आर्ट। पढ़ाने और करने, सिखाने और करने में कितना अंतर महसूस होता है? बहुत डिफरेंस है। अच्छा, वैसे देखा जाए तो आप ही का सब्जेक्ट है, तो उसमें आपको कोई अलग सी बात नहीं करनी। नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं? देखिए, करना और करवाना दोनों बहुत अलग बात है। हमारे पास वो चैलेंज होता था कि ये तो मूर्ख है, जो बच्चा आया है वो तो खाली है, इसको मुझे भर के भेजना, ये जाए दुनिया में कुछ करे, मैं इसके साथ ऐसे इंटरेक्ट करूं कि इसको आर्ट करने का इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। क्योंकि आर्ट पढ़ाना जनरल टीचिंग की तरह नहीं है, सब 1 by 1 है। एक अगर 18 बच्चे हैं तो हर बच्चे के साथ जुड़ना होता था,
क्योंकि मुझे याद है कि मेरे प्रोफेसर, मेरी सिस्टर की डेथ हुई और वो मेरे घर पहुंच गए, जबकि मैंने बताया नहीं था कि मेरे सिस्टर की डेथ हुई है। तो ये कैसे हुआ? ये पॉसिबल ये था कि वो हमसे रोज़ाना बात करते थे, क्लास में हम लोग बात करते थे, एक दूसरे को रिएक्ट करते थे। तो आर्ट में जब तक हम एक दूसरे के रिएक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तो हम जान ही नहीं पाएंगे आपको येलो कलर पसंद है या आपको रेड कलर पसंद है। हम क्या ही आपको गाइड करेंगे? हम तो वो गाइड करेंगे जो हम जानते हुए आपको पढ़ा देंगे। तो इसका मतलब फिर आर्ट नहीं पढ़ा रहे हो तो दैट इज़ खराब। 90% यही होता है कि सब टीचर वही पढ़ाता है जो वो खुद जानता है, तो वो फिर आर्ट टीचिंग नहीं है। इसको मैं खुले पब्लिक से कहता हूँ कि फिर वो आर्ट टीचिंग नहीं है। जो मैं करता हूँ अगर वो छात्र से करा दिया तो क्या ही मतलब। जैसे आपने अगर किसी को, आपकी टीचिंग पे ही मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, जैसे आपने किसी को फॉर एग्जांपल पेड़ बनाने को दिया, फॉर एग्जांपल 15 बच्चे, 15 लैब्स में अलग अलग तरीके से पेड़ बन रहा है, लेकिन आपके दिमाग में भी एक इमेज होगी एक पेड़ की, तो आप किसको अच्छा मानेंगे? उसकी जो आपकी पेड़ की इमेज से नियरेस्ट होगा? वो गलत हो जाएगा, फिर वहाँ वो गलत हो जाएगा। वो तो फिर मैं वही करूँगा जो मुझे आता है। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ, जो मुझे आता है वो बनाएंगे तो इसका मतलब मुझे कुछ नहीं आता है। ये 15 जब बन के आए तो अब जब मुझे बनाना है तो ये 15 से एक सार निकल के आता कि ये इससे डिफरेंट करो यार उमेश, तभी सक्सेस है, अदरवाइज सक्सेस नहीं है। क्योंकि 15 आइडिया तो मेरे ही थे ना, तो ये आपने बता दिया उसको। अब ये 15 आइडिया तो कॉमन हो गया, 16वां आइडिया जब करेंगे तब देखा जाएगा। तो दैट उसके लिए मैं जीता था, इसलिए मुझे पैशन था। मुझे इस बात का पैशन नहीं था कि मुझे पढ़ाना ही, मुझे तो ये था कि मैं दिन भर में 15 काम नहीं कर सकता था, पर वहाँ तो 15 के 40 काम करा देता था दिन भर में। अच्छा, फिर आप जब उन लोगों को रेट करते होंगे, मार्क्स देते होंगे, तो कैसे, किस हिसाब से? ऐसे ही देता था मैं, सबको देखता रहता था कि ये ऐसे कर रहा है, ये ठीक है, ये थोड़ा इसने थोड़ी लेमारी करी है, इसने थोड़ा काम कम किया है, थोड़ी चीज़ें गलत हो रही हैं, कोई ऐसा उसमें जो थोड़ी सी एक तरह के व्याकरण होती है वो थोड़ी सी देखना पड़ता था। वो तो हम लोग के जैसे होता है ना कि किसी चीज़ को वो देखने से ही समझ में आती है, तो उसके हिसाब से उसकी रेटिंग होती थी, उसके हिसाब से उसको मार्क्स मिलते थे। आर्टिस्ट बहुत इमोशनल होते हैं सर, बहुत ज़्यादा प्यार, प्रेम और हर एक चीज़ को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, और इसी वजह से शायद वो क्रिएटिविटी के उस दिशा पे भी जा पाते हैं जिस दिशा पे कोई नहीं जाता। आपको ऐसा कब लगने लग गया था कि अब मैं हर एक चीज़ को अलग नज़रिए से देख रहा मैं हूँ? तो देखिए आज 67 ईयर का हूँ मैं, अभी भी लगता है कि मेरे लिए भी कुछ करना बाकी रह गया है। मुझे एक ज़िंदगी और मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी बहुत काम है। तो ताकि तब जो उलझने अभी छोड़ रही हैं मुझे, जो चीज़ें मैं करना चाह रहा हूँ जिसमें टाइम लगना है, तो आई वॉन्टेड एक ज़िंदगी और मिलने। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, आई डोंट, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए उस पृथ्वी से, मुझे एक जन्म और चाहिए। मेरी हमेशा ये डिज़ायर रहती है कि मैं दोबारा से जन्म लूँ और दोबारा से मैं यहाँ से शुरू करके फिर कहीं और जाऊँ, या हमें इतना टाइम मिल जाए कि और मैं कर पाऊँ। ये मतलब मेरी डिज़ायर है, पर ईश्वर क्या करता मुझे नहीं मालूम। किस तरीके की आर्ट में आपका फोकस रहता है? हमेशा नए करने की बात करें। नए में मतलब जैसे जॉनराज होते हैं आर्ट में भी? नहीं, कंटेम्प्रेरी में जो आज समसामयिक नया चल रहा है उससे ऊपर उठ करके बात करनी है। पुराना किया तो किया क्या, मतलब देख के बनाना कैमरे से ज़्यादा सरल है। पोर्ट्रेट करना कैमरे में आज फिर भी बहुत टेक्निकलिटी है, पर पोर्ट्रेट करना मेरे लिए बहुत सरल है, बहुत ज़्यादा सरल है। बैठे हैं मैं बना दूंगा, बहुत सरल है मेरे लिए, पर वही क्रिएटिव करना मेरे लिए वेरी टफ इन दैट। तो आप कहीं जैसे कहीं घूमने जाते तो आपके दिमाग में यही सब रहता होगा कि मैं इसको जाके अभी अपने हिसाब से नरेट कर दूंगा अपनी आर्ट के थ्रू? नहीं, 24/7 हम सिर्फ ये सोचते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्रिएट रखें, मेरा दिमाग ऑब्जर्व करते रहें कि कहाँ कब हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर मैं वहाँ से निकाल दूँ। ये मतलब तरीका है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ ये देख रहे हैं तो ये बना दें इमीडिएटली। जैसे आपने गेहूँ खाया, कब वो आपकी एनर्जी बनी ये आपको नहीं पता लगा ना, तो ठीक वैसे ही हमने क्या खाया, हमने क्या देखा, वो मेरी एनर्जी कब बनी ये मुझे नहीं पता। लेकिन अगर हम 24/7 ये करते रहेंगे तो ही इज़ डूइंग वेरी नाइस। कि आप कभी देख लीजिए, आपने गन्ने का रस पिया, आपने ये पिया, फलाना पिया, आपको नहीं पता कि एनर्जी बनेगी कि ये लूज मोशन बन के निकल जाएंगे। तो दैट इज़ मेरे साथ भी ऐसा है कि मैं जैसे चाहे दुबई रहूँ चाहे कहीं रहूँ, मैं बहुत सारी कंट्रीज़ में जाता हूँ, तो मैं वहाँ आर्ट नहीं करने जाता हूँ, मैं तो घूमने जाता हूँ। अब गाहे बगाए कोई मुझे पकड़ ले कि भैया ये जानकार आदमी लाओ, इनसे ज़रा बात करने, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं वहाँ पे आर्ट नहीं करने जाता, मैं तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए जाता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंट इन दैट। जब मैं पहली बार विदेश जा रहा था तो मुझे लग रहा है यार हिंदुस्तान की जैसी ज़मीन है, कुछ और है ज़मीन वहाँ पे।
तो फीलिंग लाइक दिस, हालांकि मैं इसे पढ़ चुका था, ये मैं भी जानता था कि जैसा यहाँ है वैसा सब जगह होगा, लेकिन अंदर से जो कहते हैं ना, जो रियलिज्म, जो आप रियलिटी को देखोगे, उससे जब आपका मुगलता होगा, जब उससे मुलाकात होगी तो कुछ बात ही अलग होगी। तो ये वो रहता है। सर बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स होते हैं या यंग लोग होते हैं जिनको वो पता भी नहीं होता कि वो आर्टिस्ट बन। एक्चुअली जो कि आज की जनरेशन की बात हम करें तो वो उसको खुद नहीं पता वो करना क्या चाहता है। एक बड़ी विचित्र सी बात है, और मैं बहुत जल्दी इस बात पे रिएक्ट करता हूँ। मैं बोलता हूँ यार तय कर लो ना, जब देखो ना क्या कर सकते हो, क्या है तुमको आसान, क्या है चोरी करना आसान है, कर लो। लेकिन तुम उससे भी डर रहे हो, हर चीज में तुम्हें डर सताया जा रहा है कि नहीं ये करेंगे तो फ्लॉप हो जाएंगे। एक जिंदगी मिली है और जितनी मिली उतनी रहेगी, ना कम होगी ना ज्यादा होगी। और डेस्टिनी, मुझे नहीं कहना चाहिए इस बात, डेस्टिनी तय है, जितना मिलना होगा उतना मिलेगा। तो ये गीता का सार है कि आप करते जाइए, जो मिलना होगा वो मिलेगा आपको। तो इसलिए ये जनरेशन को समझ नहीं आती। जनरेशन को ये समझ आती है कि एक पेंटिंग मैं बनाऊं 1 करोड़ में बिक जाए। लेकिन आर्टिस्ट ऐसे हैं सर, 1 करोड़ करोड़ों मिलता है उनको। तो वो कितनी जर्नी के बाद, आप ये नहीं देख पाते क्या कि वैन गॉग वन ऑफ द मोस्ट, एक आपके लिए उदाहरण है पूरी पृथ्वी पर। जितने समय वो जिंदा रहा उसकी एक तस्वीर नहीं बिकी, और यूरोप में कोई उसका नाम नहीं था। वहाँ उस समय बहुत सारे लोग बिक रहे थे, लेकिन आज यूरोप की आर्ट की जब जिक्र होती तो वैन गॉग से ही शुरू होती, एक लंबी जर्नी के बाद। और ये जर्नी क्या है, अगर किसी आर्टिस्ट के, अब ऐसा भी हो सकता है किसी की पहली पेंटिंग ही बहुत अच्छी निकल जाए, उससे वो वही बात है ना, ये इसमें कहीं मतलब किसी तरह का वो नहीं है, मेल नहीं है कि नहीं एक बिक जाएगी तो हम बड़े आर्टिस्ट हो गए। बहुत से ऐसे लोग भी रहे जिनकी एक बिकी है, उसके बाद वो गायब हो गए, उन्होंने दोबारा करा ही नहीं, फ्लॉप हो गए। हमारे साथ कई स्टूडेंट थे, वो बड़े नाम होता था कॉलेज में, ये बड़ा नाम चीना है, उसके बाद कहाँ गए पता लगा वो कुछ हो ही नहीं पाए, जिंदगी नहीं उनकी आगे चली। कला एक ऐसी चीज है जो हमेशा इवॉल्व भी होती है सर, समय के साथ ग्रो करती रहती है। तो उस ग्रोथ को आप कैसे देखते हैं? उस समय की जो आर्ट बनती थी, आज के टाइम की वही कंटेम्प्रेरी आर्ट समय के साथ ग्रो करती रहती है। तो आज की तारीख में आप उसे कैसे बोलते हैं, क्या से आप जज करते हैं उसे? देखिए बहुत सारी चीजें, जैसे आज के दिन खान पान आपका बदल गया। पहले आप दाल रोटी में संतुष्ट थे, आज उसमें घी भी चाहिए, आज दूसरे तरह के इंग्रेडिएंट चाहिए। तो जैसे जैसे ये चीज़ें बदलती है वैसे वैसे हमारा भी मन बदलता है, वैसे वैसे आर्ट फील्ड में बड़े सारे बदलाव आते हैं, क्योंकि बड़े सारे काम हो रहे हैं। बहुत सारे, एक अकेला व्यक्ति मैं नहीं हूँ, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो जो प्रोग्रेस उनकी होती है, उन्हीं प्रोग्रेस से हम लोग आपस में दिखता है, वर्ल्ड वाइज प्रोग्रेस दिखती है। अब ये नहीं कि उत्तर प्रदेश कह रहा है कि सिर्फ राम बनाई, तो राम बनाने का मतलब आर्ट थोड़ी है। ये तो बहुत पहले कभी राजा रवि वर्मा ने अपनी देश में बना दिया था, तो वो आर्ट नहीं है। लेकिन तो कौन समझाएगा? जिनको नहीं पता बता दें कि राजा रवि वर्मा वाज द वन जिन्होंने सारे भगवानों की, बहुत सबसे पहले आप ये समझिए, इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्ट की शुरुआती राजा रवि वर्मा से थी। हम जब हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसमें देखिए अर्ली डेज में जो कंटेम्प्रेरी आर्ट हिंदुस्तान में आई वो इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन से, क्योंकि रॉयल फैमिली का आदमी था। उसने सबसे पहले रियलिज्म, राम, गीता, कृष्ण ये सब बनाना शुरू किया था, और वो बहुत पीछे छूट गया है। अब उस राग को दोबारा गाने का कोई औचित्य नहीं है। हमारी प्रोग्रेस क्या होगी? हम तो जहाँ चलेंगे वहीं रुक जाएंगे। तो लोग उसको पसंद करते हैं, जो पसंद करते हैं वो बहुत पिछड़े और संकुचित दिमाग के लोग मेरे हिसाब से। सर आर्ट और पोएट, और अगर हम और गहराई से जाएं, स्पीकर्स जो होते हैं, ये सब एक ही कैटेगरी के आर्टिस्ट कहलाते हैं। लेकिन अभी ये जो नई व्यवस्था के दौरान मैं सबको अलग अलग करने लगा, मानने लगा हूँ। देखिए स्पीकर बहुत सारे लोगों के लिए होता है, आर्टिस्ट सिर्फ एक आदमी के लिए काम करता है। मतलब ये आप ले जाओगे सिर्फ आप ही का रह जाएगा। एक बार में जितना आपने देख लिया ना, लेकिन आपके साथ रहेगी तो ये आपकी हो गई, फिर इसमें सबका सामूहिक तो खत्म हो गया। तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मेरी आंखों में बन गई, ये इसका देखिए, जैसे आप नॉवेल है तो 10 लोग उसको परचेज कर लेते हैं, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको 10 नहीं परचेज कर सकते, इसकी सेकंड कॉपी खराब है, ये सिंगल ही वर्क करेगी, इसका जो ओरिजिन है वही अच्छा काम करेगा। तो ये सिंगल जनरेटेड है। इसीलिए जैसे आज के दिन देखा होगा कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है,
क्योंकि एक मैच होता है, करोड़ों लोग देखते हैं और कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बार में सिर्फ 4 या 5 लोग देख पाते। सामने आके खड़े होइए, आपको दिख जाएगा 4 आदमी देख ही नहीं पाएंगे इसको। दैट इज द डिफरेंट इज द आर्ट एंड अनदर। उसमें किताब है, एक ने लिखी, 100 लोगों ने एक साथ पढ़ ली। ये तो ये 4 या 5, 6, 10 मैक्सिमम। और जिसके पास चली गई फिर वो उसकी अपनी हो गई, फिर वो तो पब्लिक में आती नहीं। पर किताब तो है या दूसरी चीज़ें वो तो अब पब्लिश हो गई और पब्लिश होकर सबकी हो गई। तो इसलिए अब धीमे धीमे करके कैटेगरीज अलग अलग होती जा रही हैं। जैसे किसी ज़माने में फोटोग्राफी, आर्ट और ये सब एक हुआ करता था, लेकिन अब वो सब धीमे धीमे अलग हो रहे हैं। जैसे जैसे प्रोग्रेस होती जा रही है, धीमे धीमे सब अलग हो रहे हैं, एक अलग अलग। क्योंकि अब स्पेशलाइजेशन का पीरियड आ गया है। जब हम स्पेशलाइज बात करने लगे, जैसे थिएटर के साथ लोग इसको जोड़ लेते, तो थिएटर कभी था एक ज़माने में फाइन आर्ट का पार्ट, अब बिल्कुल अलग है। लिटरेचर पहले कभी था, अब बिल्कुल अलग है। अभी पेंटिंग बिल्कुल अलग है। और मेरे हिसाब से इसको अलग करके ही देखना चाहिए। अगर नहीं देख रहे हैं तो उसको अलग करके ही देखना चाहिए। क्योंकि एक गैलरी में एक ओरिजिनल वर्क आप देख सकते हैं, पूरे 10,000 आदमियों को एक बार कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि आप मान लीजिए जैसे कि आपने इसका प्रसारण किया, प्रसारण में वो बात थोड़ी ना आती जो ओरिजिनल है। लेकिन क्रिकेट तो प्रसारण करके ओरिजिनल जैसा लगता है ना। एक आर्ट का आप किस तरीके से रेट होता है? सर देखिए, ये थोड़ा सा एक आज के दिन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मत हैं कि रेट फिक्सिंग का। वैसे तो 1 by 1 है, जिसके एक सिंगल कॉपी है। जितने ज़्यादा लोग इसके चाहने वाले हैं उतने ज़्यादा इसके रेट। ये मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कॉस्टलीस्ट कौन सी पेंटिंग होगी? हमारी एक पेंटिंग थी मूनलाइट, तो वो 65 लाख। 65 लाख 65 लाख की वो एक पेंटिंग। तो ये कदरदान पे डिपेंड करता है या आप पे डिपेंड करता है? नहीं, हमारे पे नहीं, ये कदरदान पे डिपेंड करता है। क्योंकि वो मेरे से पहले जो गई बहुत कम दाम में गई, सेकंड सेल में उस टाइम्स ग्रुप ने या दूसरे ग्रुप ने उसको बेचा। वहाँ से जब वो ऑक्शन में गई तो उसने के प्राइस इतने, क्योंकि वहाँ उतने चाहने वाले लोग उसके हो गए थे। So it's more like everything depends on the eye of the beholder. Yes. Beauty lies in the eye of the beholder, जिसे कहते हैं। यस, बिल्कुल एकदम 100% बात है। क्योंकि जितना लोग इसको चाहेंगे, क्योंकि एक ही है ना, तो हर आदमी चाहेगा कि मैं इतने दाम में इसको खरीद के रख लूँ, है ना। तो जैसे जैसे लोगों की निगाह में हम आते जाएंगे तो वैसे वैसे मेरी कीमतें बढ़ती अपने आप चली जाएंगी। आपको कभी ये नहीं लगा कि क्या क्या फीलिंग होती है जब आपको लगा कि यार, कभी ऐसा लगा कि मतलब यार ये आर्ट तो could have been a little more, it had more worth? इसके लिए तो हम काम ही नहीं करते। पहले मैंने कहा कि मैं इसके लिए काम ही नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मेरा अचीवमेंट है ही नहीं। वो तो गैलरी ओनर्स का अचीवमेंट है कि एक मेरी पेंटिंग 5,000 की खरीदी, 50 की बेची, वो उनका अचीवमेंट है, हमारा नहीं। हमारा तो ये है कि यार हम अपनी लाइफ में मैक्सिमम काम कर दे, मोर देन सफिशिएंट। ऐसा तो आएगा, आज नहीं आएगा तो 4 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा। जितना आएगा उतने में हम खुश हैं। हमारा तो ये है कि हमें देना है समाज को। हमसे पैसे के लिए अगर काम कर रहे होते तो हम, क्योंकि हम गन्ना पैदा करते हैं तो हम गन्ना ही बेच रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पैसा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आर्टिस्ट से बात करके सबसे अच्छी बात ये लगती है कि लगता है कि अभी जीवन बाकी है, क्योंकि लाइफ की फोर्स जो है कहीं ना कहीं आर्ट और इन्हीं सारी चीज़ों, ये जो एनर्जी है ना, बस ये बरकरार रहे किसी तरह से। थैंक यू सो मच, थैंक्स सो मच।